हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 1 का वास्तविक संख्या के पाठ 8 को करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाला बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 4, 5, 6 और 7 को हल करेंगे। यह प्रश्न आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप ज़रूर से ज़रूर करना। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आपको कक्षा 10वीं के अध्याय 1 के सभी पाठ को देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहां पर आप लोगों के लिए लिंक दिया गया है। आइए प्रश्न 4 पढ़ते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो संख्या दिया हुआ है तो लिखेंगे दिया है पहली संख्या आपका 306 है, दूसरी संख्या 657 है और एचसीएफ दिया हुआ है 9 और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए इस फॉर्मूले का मदद लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहला संख्या क्या है आपका 306, दूसरा संख्या 657, एचसीएफ हमारा 9 दिया है, एलसीएम आपका निकालना है। ये 9 इधर गुना है, इधर आकर भाग में हो जाएगा। यहाँ से आपका एलसीएम निकल जाएगा, ये कट जाएगा। 9 चौक 9 एक 9 तिया 27, 3 बार में कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9 चौके 36। अब इसको आप क्या करिए, गुना कर लीजिए। इसको इससे गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22,338। ये आपका एलसीएम आ गया। आइए अब प्रश्न 5 करते हैं। प्रश्न 5 पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त होती है। आइए इस प्रश्न को पढ़ने से पहले आप इस अध्याय का उदाहरण 5 को कर लीजिएगा। यदि आपको उदाहरण 5 करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से पार्ट 5 कर सकते हो। आइए अब इसे हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं कोई भी संख्या n के लिए 6n शून्य पर समाप्त तब होगी जब वह 5 से विभाज्य होगी।
एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या n के लिए 6n शून्य पर समाप्त तब होगी जब वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसा कि आपको 2-3 उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कि शून्य वाला कोई संख्या लेते हैं 10, तो देखिए ये 5 से विभाज्य होता है। और लेते हैं जैसे 20, ये भी 5 से विभाज्य होगा। जैसे लेते हैं 30, ये भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी संख्या जो शून्य पर समाप्त होगी तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। आइए आगे करते हैं। 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य आना चाहिए। अवश्य आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसे भी समझते हैं। जैसा कि 2-3 उदाहरण ले लेते हैं। जो संख्या शून्य पर समाप्त होता है, यदि उसका अभाज्य गुणनखंड देखें तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 होता है। इसी तरह इसका देखें तो ये 2 × ये हो जाएगा आपका 3 × 5। यहाँ देखिए क्या है बच्चों कि सभी के अभाज्य गुणनखंड में 5 आता ही आता है। तो इसीलिए 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य आना चाहिए। आइए अब 6n का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 6n के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 की पावर n। अब यहाँ पर आप देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आता है जबकि 5 नहीं आता है। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे। हम देखते हैं कि 6n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही आता है। इसको आप रोककर लिख सकते हैं। आइए इसके बाद आगे करते हैं। इसलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह गुणनखंड अद्वितीय है। क्यों है बच्चों? क्योंकि गुणनखंड में केवल 2 और 3 आता है। इसीलिए n का कोई ऐसा मान नहीं होगा जो कि 6n अंक शून्य पर समाप्त होगी। यह प्रश्न हल हो गया। आइए अब प्रश्न 7 करते हैं। सॉरी, पहले एक प्रश्न हमारा रह गया है। प्रश्न 6 को भी पहले हल करते हैं। आइए प्रश्न 6 को पढ़ते हैं। व्याख्या कीजिए
कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो आइए इसे हल करते हैं। इसे हल करने से पहले एक बार भाज्य संख्या को रिवीजन कर लेते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो कि एक और स्वयं के अलावा किसी और चीज़ से विभाज्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। आइए इसे अब हल करते हैं। सेवन इंटू 11 इंटू 13 + 13। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ 13 है तो 13 ले लेते हैं। अब जो बचा हुआ उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 7 को 11 से करेंगे 77 और एक आपका 78 आ गया। 13 को 78 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 1014। अब इस 1014 को मान लीजिए यदि आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं, मान लीजिए ये भाज्य है, यदि आप इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाता है तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार हम इसे बोल सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है। तो आइए हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1014 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 से करेंगे, 5 दूना 10, 0 7। फिर इसे 3 से करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ आपका 2 6 बार में आ जाएगा 18, 3 9 27। फिर 13 बार में ये हो गया। तो देखिए ये हमारे हिसाब से तो भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका अभी देखिए हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 1014 को 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हमें बताती है कि किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो वह भाज्य संख्या होता है। तो आइए इसी चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर 1014 को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार एक 1014 एक भाज्य संख्या है। इसी तरह हम इसका सेकेंड पार्ट भी करेंगे। सेकेंड पार्ट है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इसी तरह इसमें भी देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। अब ये सभी को गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1008 + 1, ये आ जाएगा आपका 1009। यहाँ से आप इसको गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5045। अब इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। किसका निकालना है हमें, 5045 का। इसे हम लोग लगाते हैं 5 से 10 9। अब ये लग नहीं सकता तो इसीलिए हम इसे इस तरह लिख सकते हैं
5045 को 5 × 119 लिखेंगे। यहाँ पर 5045 को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसीलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें बताता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में व्यक्त करना ही भाज्य संख्या कहलाता है। इसीलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 5445 एक भाज्य संख्या है। और आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि 5045 जो है वो एक से तो आता ही होगा, 5045 के टेबल में भी आता होगा, और ये अन्य चीज़ से भी विभाज्य हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 से विभाज्य हो रहा है, इससे भी विभाज्य हो रहा है, और ये किसी और से भी विभाज्य हो रहा है। तो इसीलिए जो ये है यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, आइए अब प्रश्न 7 को पढ़ते हैं। प्रश्न 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब एक कोई खेल का मैदान है और खेल के मैदान में दो बच्चे हैं, एक सोनिया और एक रवि, जो कि 18 मिनट में चलते हैं। सोनिया और रवि जो है वो 12 मिनट में चलते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें दोनों का एलसीएम करना होगा। तो आइए हम एलसीएम कर लेते हैं। 18 और 12 का एलसीएम, तो 18 का निकालते हैं। 2 9 3 से हो जाएगा 3, 12 का भी हो जाएगा 2 से 6 3, यहाँ लिख लेते हैं। 18 का 2 × 3 × 3, 12 का 2 × 2 × 3, एलसीएम 18 और 12 का। दोनों में एक जैसा क्या है, 2, एक बार लिख दिए। दोनों में एक जैसा क्या है, 3, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और बचा क्या, 1 2 बचा है और 1 3 बचा है। सबको आपस में गुना कर दीजिए। 2 को 3 में 6, 6 को 2 में 12, 12 को 3 में 36। तो दोनों 36 मिनट के बाद वह पुनः दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद वे पुनः स्थान पर मिलेंगे। स्थान पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।